नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आज से झारखंड में हेमंत सोरेन की हुकूमत होगी। झारखंड में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर नए शत्रप बनकर उभरे हेमंत सोरेन आज राज्य के 11वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम, वहीं आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। समारोह में राजनीति के साथ उद्योग जगत के भी बड़े चेहरे शामिल होंगे। तारीख 29 दिसंबर, समय दोपहर 2 बजे, स्थान मोरहाबादी मैदान। ये आज की वो तारीख और समय है जब हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस कोटे से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन जी के साथ 2 कांग्रेस के मंत्री, 2 विधायक शपथ लेंगे। पहले की, जैसे मैंने आपको पहले साफ तौर पे कह दिया था कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं और श्री आलमगीर आलम जो हमारे सीएलपी के लीडर हैं, ये कांग्रेस की तरफ से हेमंत सोरेन जी के शपथ ग्रहण में ये 2 लोग मंत्री के शपथ दोनों लोग लेंगे। वहीं आरजेडी कोटे से चतरा से जीत कर आए सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले हेमंत के आवास पर उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। लोगों से मिल रहे प्यार पर हेमंत सोरेन ने आभार जताया है। साथ ही उन्होंने जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की बात भी कही है। इस राज्य के लोगों की आकांक्षाओं की कद्र करता हूं और मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दे कि इस राज्य के लोगों के हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, उनके सपनों को पूरा किया जा सके। वहीं झारखंड की कमान संभालने से पहले हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक बेटा, एक भाई और एक दोस्त के तौर पर वो काम करेंगे। साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, ये एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक साथी के रूप में काम करेगा और हर संभव, हर वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का मेरा प्रयास होगा। हेमंत सोरेन की ताजपोशी को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। शपथ ग्रहण में देश की राजनीति और उद्योग जगत की नामी हस्तियां शामिल होंगी। समारोह में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और शरद यादव रांची पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हेमंत सोरेन झारखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अपने कुशल नेतृत्व से ताकतवर बीजेपी को चारों खाने चित करने वाले हेमंत प्रदेश के सियासत के सबसे सौम्य चेहरा माने जाते हैं। आखिर क्या है हेमंत की लोकप्रियता के कारण और कैसे कम समय में वो जनप्रिय नेता बन गए, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड की राजनीति का सबसे सौम्य और सरल चेहरा, जिसके खिलाफ विरोधियों को भी आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। सत्ता विरासत में मिली, लेकिन अपनी काबिलियत से हेमंत सोरेन ने सियासत का एक नया मुकाम हासिल किया है। पिता के साए से बाहर निकलकर हेमंत सोरेन ने जेएमएम को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसका सपना गुरुजी ने कभी देखा था। हेमंत सोरेन दूसरी बार प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं।
करीब एक दशक से प्रदेश की सियासत के केंद्र में रहे हेमंत सोरेन के लिए साल 2019 का चुनावी रण बेहद खास था। चुनाव में उतरने से पहले उन्होंने अपनी सूझबूझ से ताकतवर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार किया। अपने साथी दलों को सीट देने में उदारता दिखाई। इसका नतीजा 47 सीटों पर जीत के साथ सामने आया। हेमंत सोरेन महागठबंधन का चेहरा थे और उनके चेहरे पर पहली बार जेएमएम को सबसे ज्यादा सीटें मिली। किसी भी चुनाव में इससे पहले जेएमएम को सबसे ज्यादा 19 सीटें मिली थीं। इस बार हेमंत की अगुवाई में पार्टी को 30 सीट हासिल हुई। राजनीति में पहचान पिता से मिली। यही वजह थी कि चुनाव परिणाम आने के बाद हेमंत सबसे पहले अपने पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचे। – 2010 का साल था। बीजेपी और जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी। अर्जुन मुंडा सीएम और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम बने। रोटेशन फॉर्मूले की शर्त नहीं मानने पर हेमंत सोरेन ने समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी और जेएमएम गठबंधन की सरकार गिर गई। हेमंत सोरेन के फैसले की काफी आलोचना हुई। पार्टी के अंदर भी विरोध के स्वर उठे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद हेमंत की शर्तों पर कांग्रेस और जेएमएम का नया गठबंधन बना और हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 को राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने। हेमंत ने बीजेपी से बाहर होने के बाद कांग्रेस के साथ नई दोस्ती बनाने में जिस राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, उसकी खूब तारीफ हुई। हेमंत ने करीब 14 महीने की बेदाग सरकार चलाई। इस दौरान एक ऐसा मौका आया जब हेमंत ने अपने फैसले से हर किसी को हैरान कर दिया। हेमंत की सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री थे ददाई दुबे। दुबे ने हेमंत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी। हेमंत ने बिना देर किए ददाई को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी क्षेत्रीय पार्टी के नेता ने एक राष्ट्रीय पार्टी के मंत्री को सीधे बर्खास्त कर दिया हो। हेमंत राजनीतिक रूप से और मजबूत हुए। देखिए, हेमंत जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जो इनको विरासत में मिला है वो शुरू से झारखंड आंदोलनकारी की पृष्ठभूमि रही है। इसलिए झारखंड की हर समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और इसके कारण से इस बीच में काफी सुलझे हुए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इनका नेतृत्व रहेगा और झारखंड को मजबूती की दिशा में ले जाएंगे। उनको किसी तरह का घमंड नहीं है और जिस तरह जनता से स्वाभाविक रूप से जिस तरह लगता है कि हम भाई की तरह मिल रहे हैं, तो लोगों को भाईचारा की तरह दिखता है कि ये आदमी जो है हमारा है। लोगों को अपना तो झलकता है। हेमंत इंजीनियर बनना चाहते थे, पर परिवार में घटी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भाई दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मौत के बाद इन्हें पिता की मदद के लिए राजनीति में उतरना पड़ा। झारखंड की राजनीति के गुरुजी से सियासत का कहकहरा सीखा। महज 10 साल के भीतर हेमंत झारखंड की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गए। समय ने यह बता दिया कि हेमंत सोरेन स्थापित नेता हैं, झारखंड के एक ब्रांड हैं, जिस ब्रांड ने देश के सबसे बड़े नेता या जो सबसे अभी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके विजय रथ को भी झारखंड में रोका। जहां तक हेमंत बाबू के चरित्र का सवाल है तो पुराने दिनों की बातें हमें याद आती हैं। परिवार में
गुरुजी के 3 बेटों के बीच में हेमंत बाबू को गांधी जी कहा जाता था। समझता हूं कि हेमंत जी अच्छे हैं, स्वभाव से मिलनसार हैं, गरीबों के प्रति हमदर्द हैं और आम जनों से मिलजुल करके उनकी समस्याओं को पहचानने का, जानने का प्रयास करते हैं। जल, जंगल और जमीन से हेमंत झारखंड को विकास की बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ही कोई जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। बहुत सोचकर समझकर सारी पहलुओं को सामने रखकर ही कोई फैसला लेते हैं। हेमंत ने चुनाव के दौरान खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और जनता ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। हेमंत के बारे में कहा जाता है कि वो पारिवारिक व्यक्ति हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। एक पारिवारिक रिलेशन वो रखते हैं, 1 to 1, मैन टू मैन वो कांटेक्ट में रहते हैं और लगातार उनके बातों को, उनकी भावनाओं को वो सुनते हैं, उस पे अमल करते हैं, उस पे काम करते हैं। हेमंत सादगी के साथ सरकार चलाना चाहते हैं, तभी तो अपने चाहने वालों से कह दिया है कि बुके नहीं, बुक लेकर आइए ताकि किसी गरीब बच्चे के पढ़ने के काम आ जाए। इतने सारे लोग बुके लेके आ रहे हैं, 100, 200, 50 रुपए एक फूल, पूरा गुलदस्ता 1000 रुपए के। मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है और मैं देख रहा हूँ तुरंत फूल दिए जा रहे हैं और तुरंत उनको पैरों तले रौंदा जा रहा है। तो मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि नहीं, कुछ ऐसा किया जाए कि इस परिपाटी को बदला जाए और लोगों से हमने बुके की जगह बुक यानी किताब की मांग की है। और जो लोग भी मुझे उपहार स्वरूप किताबें देंगे, और आज तो कुछ लोगों ने पौधा भी हमें दिया है, और निश्चित रूप से ये किताबें भी हमेशा के लिए हमारे दिल में रहेगी। और एक खूबसूरत मेरी परिकल्पना है कि एक खूबसूरत आम लोगों के लिए एक लाइब्रेरी भी हम बनाएंगे जहां पर इन किताबों का संग्रह होगा। हेमंत खेल के शौकीन हैं, साइकिलिंग उन्हें खूब पसंद है। साइकिल में सबसे अहम उसका पहिया होता है। हेमंत अब झारखंड की राजनीति के घूमते पहिए पर सवार हो चुके हैं। अब सबकी नजर विकास की रफ्तार पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हेमंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगली खबर का रुख करते हुए पटना में 2 पॉलिटिकल परिवारों का झगड़ा अब थाने पहुंच गया है। 3 दिन पहले राबड़ी देवी द्वारा जबरदस्ती बहू का भेजा गया सामान जब ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय ने रिसीव करने से मना कर दिया और चंद्रिका राय के समर्थकों ने सामान लेकर पहुंचे ड्राइवर के साथ हाथापाई की, तो मामला एक बार फिर से पुलिस में पहुंचा और सामान के साथ गाड़ी शास्त्री नगर थाने पहुंच गई, जिसके बाद तेज प्रताप यादव के समर्थक भी थाने पहुंचे। इस मौके पर आरजेडी नेत्री आभा लता भी थाने में पहुंची। बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक चंद्रिका राय के आवास के बाहर यूं ही गाड़ी पर सामान पड़ा रहने के बाद अंत में राबड़ी देवी ने पहल की और पुलिस से हस्तक्षेप की, जिसके बाद शास्त्री नगर थाना पुलिस गाड़ी को थाने लेकर आई। तो अब 2 परिवारों का यह मामला एक बार फिर से थाने पहुंच चुका है। दरअसल राबड़ी देवी ने ऐश्वर्या का सामान उनके घर चंद्रिका राय के घर भिजवा दिया था
और ऐसे में चंद्रिका राय ने वो सामान लेने से मना कर दिया और 2 दिनों तक वहां ड्राइवर जमे रहे और आखिरकार अब ड्राइवर सामान के साथ शास्त्री नगर थाने पहुंचे। वहाँ से टेंशन से मुक्त हो गए। वहाँ तरह तरह के आदमी आ रहे थे, कोई बोल रहा है गाड़ी ले जाओ, कोई बोल रहा है वहाँ से जहाँ से लाए वहाँ ले जाकर फेंक दो, तरह तरह के बात। अभी यहाँ आ गया तो हम लोग की दिक्कत नहीं है, सुरक्षित जगह पर आ गए। हम लोग थाना में, तो थानों में दिक्कत हो जाएगा तो सुरक्षित आप कहाँ रहें। चालक को आग ताप रहा था, आग तापते हुए में उसको गट्टा पकड़ के उठाया है, गाड़ी गलौज किया है। गाली गलौज किया जी। उसके बाद आप लोग पहुंचे जी। तेज प्रताप जी को जानकारी मिल गई? जी, सबको जानकारी मिल चुकी है। वो लोग क्या बोले कि अब गाड़ी वहाँ नहीं रखना? नहीं, ये तो बताएंगे हम। नहीं बताइए ना, जो चीज़ जानकारी मिली है आप लोगों को कि क्या बोले कि वहाँ से चालक को हटवा दो। नहीं, गाड़ी तो वहाँ से हटवा दिया गया था, हम सब रोड पे गाड़ी थी तब पहुँचे हम सब। आप लोग उन्हीं के कार्यकर्ता हैं? जी जी। नहीं, चालक क्या करेगा, चालक तो बिल्कुल फंसा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल फंसा हुआ है। एक गरीब आदमी बिल्कुल फंसा हुआ है, उसके प्रति हम लोग को भी सहानुभूति है, तो इसलिए हम इसमें अब ज़्यादा न बोलते हुए केस भी दर्ज करा दिया है। नहीं, केस दर्ज, देखिए केस दर्ज करना एक जांच का विषय है। केस किसी पर डायरेक्ट दर्ज नहीं होता है। आप किसी के यहाँ लिखित आरोप लगाइएगा तो जब तक जांच नहीं होगा वो केस नहीं बनता है। तो यहाँ पे गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शास्त्री नगर लाए हैं गाड़ी को, क्या लग रहा है कि तो शास्त्री नगर थाना इसलिए लाया गया है कि शास्त्री नगर थाना के अंतर्गत एरिया में है हम लोग, तो इस एरिया में अगर रोड पे यहाँ वहाँ रहेगा और कोई सामान कोई गायब कर देगा तो जवाबदेही किसकी बनेगी। तो इसलिए ये सुरक्षा के देखते हुए यहाँ पे लाया गया है, इनके देख रेख में रहेगा। और इससे पहले चंद्रिका राय के समर्थकों पर गाड़ी के ड्राइवर के साथ हाथापाई का आरोप लगा और सामान लदी गाड़ी को रोड पर निकाल दिया गया था। और अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। बिहार में न्यूनतम तापमान ने जहां पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं कोहरे से भी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान घटकर 4.8 तक पहुंच चुका है। न्यूज 18 की टीम ने रात में इनकम टैक्स चौक का जायजा लिया। इनकम टैक्स चौराहा पर मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से पूरा शहर कुहासे की चपेट में है और विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं है। नतीजा इक्के दुक्के जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर नज़र आ रही है, तो गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। यानी जो 2 व्हीलर्स हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, 4 व्हीलर्स ही कुछ गाड़ियां हैं जो नज़र आ रहे हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रोज़ रिकॉर्ड तोड़ रहा है और आज गया सबसे अधिक ठंडा शहर रहा है। यानी 3.2 बिहार का जो न्यूनतम तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है, तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान भी घटकर 4.8 पर पहुंच गया है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में ठंड अब जानलेवा बनती जा रही है और ठंड की चपेट में आए लोग सीधे अस्पताल पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो रहा है और भर्ती होने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पीएमसीएच के मेडिकल इमरजेंसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और शीतलहर की वजह से जो आम लोग हैं वो बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इस वक्त आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की, जहां के मेडिकल इमरजेंसी में आप देखिए किस तरह से जो मरीज के आंकड़े हैं उसमें 25 से 30% इजाफा हुआ है और हर बेड फुल है। ब्रेन डैमेज हो गया है। तो क्या लग रहा है कि ठंड की वजह से? ठंड की वजह से लग रहा है। जो परिजन है उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल की ओर से क्या इंतजामात किए गए हैं, जरा हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ से क्या हुआ है पेशेंट को? वो ठंडा लग गया है। ठंडा लग गया है। बोल नहीं रहे, बेहोश हो, कल ही से बेहोश है। कंबल वगैरह मिला है अस्पताल में? कंबल वगैरह नहीं मिला है, हम लोग घर से लेके आए हैं। हम आज 1 हफ्ता हो गया सर आने के लिए। बेड नहीं मिला? नहीं मिला है सर, यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या ठंडा मार दिया है? ठंडा नहीं सर, ब्लड की कमी बार बार हो जाता है, 2-3 महीना में ब्लड चढ़ाने पड़ता है। बेड क्या बोले बेड खाली है ही नहीं है, तो हम यहाँ पर हम लोग अथी करके चढ़ा रहे हैं, और क्या करेंगे। ठंड में, कोल्ड में सीवीए का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज, चेस्ट डिजीज का मरीज, ये सब काफ़ी बढ़ गए हैं। हमारे पास में जो साधन है
और हमने मेडिकल इमरजेंसी को टाटा वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पर करीब 100 मरीज को हम भर्ती कर सकते हैं। हमारे वार्ड भरे हुए हैं और जो मुहैया हम दवा का बिहार में हम लगता है कि पीएमसीएच में सबसे ज़्यादा दवाएं मुफ्त दी जा रही है। मरीजों को जो आंकड़े में वृद्धि लगातार हो रही है, ऐसे में अस्पताल में अब बेड नहीं है, तो कोई स्ट्रेचर पर भर्ती होने की प्रतीक्षा में है, तो कोई फर्श पर भी लेटकर भर्ती होने का इंतजार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, तो फिर मुकम्मल इंतजामात क्यों नहीं है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक जी का 550वां प्रकाश पर्व बिहार के राजगीर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रकाश पर्व में देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग राजगीर की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं। शीतल कुंड गुरुद्वारा में मत्था टेकने पहुंचे कई लोगों से बात की हमारी संवाददाता नैन्सी ने। राजगीर में इस वक्त प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, इसमें दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं दिनों से इंडिया के बाहर रह रहे हैं और प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए इंडिया आए हैं। तो ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हो, कितने लोग आए हैं आप लोग? हम आए हैं यूके से, बर्मिंघम से, तो कोई 100 जन आए होंगे। पटना में भी हम सेवा करते हैं, हमारी जत्थे का नाम है गुरु नानक निष्काम से। कैसा लग रहा है इंडिया आकर के? यू केम इंडिया फर्स्ट टाइम? फोर्थ टाइम ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अभी राजगीर पहली बार आ रहे हैं क्या? नहीं दूसरी बार। राजगीर दूसरी बार आए। कहाँ से आए? कहाँ से आए? ਅਸੀਂ इंग्लैंड तो आए हैं, यूके कहाँ से आए? यूके से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नाइस लग रहा है, वेरी नाइस। आप लोगों को देख के, इस जगह को देख के, गुरु नानक देव वेरी अच्छा, वेरी नाइस। लोग यहाँ पे बाहर से पहुँचे हैं और राजगीर में जो कि शीतल कुंड है, मैं चाहूँगी कि कैमरामैन आपको अच्छे से दिखा रही है। जो शीतल कुंड है इसकी बहुत ही धार्मिक मान्यताएं हैं। सिखों के धर्मगुरु ने यहाँ पर अपना चरण स्पर्श करके ही यहाँ के पानी को शीतल बनाया था, तो जिसकी वजह से ये जो जगह है अपने आप में काफ़ी अहम रखता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं न्यूज़ 18। तो राजगीर के शीतल कुंड गुरुद्वारा में मनाए जा रहे गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाशोत्सव और 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पटना में तख्त श्री हरमंदिर में मनाए जाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 353वें प्रकाशोत्सव को लेकर पटना में भी तैयारी चरम पर है। दोनों को लेकर पटना सिटी के कंगन घाट में बने टेंट सिटी में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। वहीं भीषण ठंड को लेकर जिला प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी की है। रहने की कैपेसिटी है और ये इसमें काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्था की जा चुकी है। ठंड को देखते हुए अभी पूरे पटना जिले में लगभग 120 जगह अलाव जलाया जा रहा है और एहतियात के तौर पर अभी 2 जनवरी तक स्कूल को भी बंद किया गया है।